उनसे सलाह लेकर उस विषय में कार्रवाई की जाए। सामने वाले ने शपथ दे दिया है, अगर कोई शपथ देता है तो FIR शपथकर्ता के खिलाफ होगी, 400 का मुकदमा उनके खिलाफ जानकारी दी होगी महापौर जी को जवाब में क्योंकि प्रश्न आपका था। जी निश्चित तौर पर धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का उत्तर दिया। माननीय महापौर जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि जो भूखंड जिसको दिया गया है जिस प्रयोग के लिए उसको बदला मिला। फिर आपने ये बताया कि गैरेज में जो गोदाम या दुकान का उपयोग कर रहे हैं कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से मुझे ले रहे हैं। ये दो बातें आप ये मुझे समझ में नहीं है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि उसका स्वरूप नहीं बदल सकते, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जिसने स्वरूप बदल दिया उससे ये पैसा ले बिना अनुमति स्वरूप बदल दिया। ये चिंता का अगर उससे भी हमें संतुष्ट कर दे तो हमारा उसमें जो आपने बोला है, हमने खुद उस दिन बोला है, एक तरफ से सारे शहर में जितने स्वरूप परिवर्तित हुए हैं सबको नोटिस दी जाएगी, उसमें समय लगता है। वो आपकी बात को मैंने खुद ही अंगीकार किया है कि जो आपने बात रखी उसी बात पे बोलना। और जो जहाँ पर रहा कि व्यवसायिक का, तो उस पर हम लोग गोदाम का रेट लगाए हैं और वो जो पुरानी त्रुटि है उसको सुधारने के लिए हमें समय चाहिए। इसको सुधार लेंगे तो मैं निश्चित तौर पर संतुष्ट हो गया। धन्यवाद जी। इसी सदन में माननीय सदस्य दीनानाथ वर्मा जी द्वारा ये आरोप लगाया गया था, अरानी मुझे बोल दिया जाए फिर वो अपनी बात उन्होंने आरोप लगाया था और आपने सदन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात की थी। यह बजट पहले ही पेश हो चुका है और उनकी संज्ञान में है और उन्होंने कहा पत्रकार समाचार पत्रों में आया है तो उनको साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर उचित निश्चित तौर पे माननीय सदस्य ने बड़ी बात कही, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने याद दिलाया। ये समाचार पत्र मेरे हाथ में है, इसकी कटिंग है, फोटोकॉपी। इसमें बजट में जो आज आप लेके आए हैं तो बहुत सारी चीजें पहले तो है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले मैं अपनी बात रखूं, शायद आपने भी बजट को लेकर माननीय आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखा है, उसमें आपने भी ये कहा है कि बजट लीक हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मेरी बात में तो दम रह जाए, तो जब आप नहीं संज्ञान में ले रहे हो कि बजट लीक हो चुका है तो मेरा आरोप लगा रहा अब गलत लगा रहा हूँ तो आप निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। माननीय मैं इस विषय में बोलना चाहूंगा, बजट आंकड़ों पर आधारित होता है। उस बजट में आंकड़े कहाँ पेपर में जो भाई मेरे दिखा रहे हैं उसमें आंकड़े कहाँ अंकित किए गए? बजट में क्या आ रहा है क्या जा रहा है इसकी पूरी चीज इसमें दी गई। आंकड़े अगर है तो फिर गलत है तो बजट में आंकड़े आए हैं और लीक हुए हैं तो हम भी देखना चाहेंगे माननीय आपको बहुत सारी जानकारी अपने नहीं तो आपने कहा कि नहीं पढ़ पाए इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। आप इसकी काफी हमें नहीं है, आप इधर संबोधित करेंगे, आप इधर संबोधित करेंगे, दूसरे को संबोधित मत करें। मैं ये बोल रहा हूँ माननीय कि यदि इसमें MIC की बैठकों का जिक्र जरूर आया है, जहां तक मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, जो स्वाभाविक है। समाचार पत्रों में जानकारियां आती है, क्या चर्चा परिचर्चा हुई है, किस विषय को वो आगे करने वाले हैं, पर आंकड़ों का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। मेरी जानकारी अनुसार यदि आंकड़े आए हैं, बजट की भूमिका आंकड़ों से होती है, न कि इससे कि क्या आने वाला है, क्योंकि MIC की बैठकों में बहुत सारी चीजें होती हैं जो निर्णय लेकर बजट में लाया जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और आंकड़े जब आए हो तो हम भी जानना चाहिए, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं। हाँ अध्यक्ष महोदय पढ़ लिया जाएगा, समाचार पत्र क्लियर हो जाएगा कि वो जो मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था मैंने वही चीज आपको बताई थी, वो उस दिन भी आज भी मैं उसकी कटिंग आपको दे दी। उसमें लिखा हुआ है कि बजट में ये प्रावधान किया गया। अध्यक्ष जी आपने बजट बजट में दिव्यांगों के लिए रखे गए कई प्रावधान, वो प्रावधान किसने बताए? उसमें आंकड़ा कहीं नहीं है, उसमें आंकड़ा नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आंकड़े कहाँ है, कितना दिया जाएगा, ये कहाँ है, ये सब तो पुराना बजट दिया है, वही बजट में लिखा है। मैंने 2022 का बजट देखा, 23-24 का बजट देखा, वो सेम टू सेम था कि आपने रख दिया है, वही बजट
इस बजट में आपको वास्तव में जो बजट होगा सेम आता है और कार्य जो होते हैं वार्डों में वो कहीं नहीं दिखते। बजट पे क्या चर्चा हो जब रही कि आपने इसके बारे में सभी ने बोला तो मैंने नहीं बोल दिया। है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महापौर, माननीय हमारे कमिश्नर, नगर निगम के समस्त अधिकारीगण, माननीय सदन के नेता के द्वारा एमआईसी में जो प्रस्ताव रखा गया वो जरूरी नहीं है कि हम आंकड़ा दिए आपको। हमने जो एमआईसी में रखी अपनी उपलब्धि, महापौर ने अपनी उपलब्धि बताई कि हम ये चीज बजट में रखना चाह रहे हैं, उसका माननीय समाचार पत्रों में उल्लेख है, न कि इस समाचार पत्र में आंकड़ा दिया गया है कि हम इतने लाख इतने करोड़ का बजट रख रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सरकार में कुछ दिन पहले पूर्व में बजट में चर्चा करने की कैबिनेट की बैठक में माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहन योजना, लाडली बहना योजना का कैबिनेट में मंजूरी करके और राशि बताए गए कि हम इतना राशि रखेंगे बहना योजना के लिए। उसके बाद सामान्य अध्यक्ष, उसके बाद विधानसभा में आता है और विधानसभा पास होता है। इसको क्या मानेंगे हम? जब आप लाडली बहन योजना का आप अपने कैबिनेट में पास कर रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं, पब्लिसिटी और इस समाचार पत्र में निकाला है, तो वो बजट लीक नहीं हुआ। और यहाँ पर तो माननीय अध्यक्ष जी कोई आंकड़ा लीक नहीं है, कोई संख्या लीक हुई है, कोई आंकड़ा लीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी ओर आपके बगल में सिकरौली नगर पालिका निगम में माननीय महापौर एमआईसी के बैठक में पूरा बजट का बजट लीक हो गया। जब हम लोगों को समाचार पत्रों में पढ़ा तो हम लोगों को खुद आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो अंक ही आ गया बजट में, तो परसेंट जाने का मतलब क्या है? तो माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना किया, बगल में सिकरौली किया, हमने कोई आंकड़ा नहीं आपको दिया समाचार पत्र में। हमने अपनी माननीय महापौर जी की उपलब्धि बताई कि हम ये चीज अपनी बजट में रख रहे हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष, क्या ये आंकड़ों का बजट है या और विषय का बजट है? आंकड़े नहीं जाते जाते हैं, माननीय समाज में आप गलती के द्वारा ही बात रखी गई है। गलती के मान रही है, नहीं गलती नहीं है, हमारा बजट लीक हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, कोई गलती नहीं है, गलती है, हम अपनी गलती बता रहे हैं। ये बजट आंकड़े तो नहीं चल रहा है कि आंकड़े कहीं और सारे विषय जुड़े हैं। नहीं, विषय है, हम बिल्कुल मान रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, ऐसा नहीं है कि प्रभावित आंकड़ों की बात है। बैठक की करीब करीब सबकी बात आ गई है। ये जानकारी कुछ पार्षदों द्वारा मुझे भी दी गई, मैंने आयुक्त महोदय को पास भी लिखा था। ये जरूरी बजट में बहुत सारी घटनाएं होती, बहुत सारी चीजें बाहर लीक होती है, समाचार पत्र मीडिया को जानकारी मिलती, छापते हैं। उस चीज के छपने में कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, पर उस पर यह आपको बताया गया था कि नगर निगम के पीआरओ द्वारा, नगर निगम के द्वारा ये सूचना जारी की गई थी कि ये चीजें और लेके आ रही कि एमआईसी में दिव्यांगों के दिव्यांग और मूकबधिर अभियुक्त विद्यालय के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा। उसमें आंकड़े हम लोगों ने इसलिए इसको नहीं करते हैं, वो हमारा बजट होता है। बजट हमेशा आंकड़ों का ही होता है और पीआरओ को एमआईसी ने ही मूल देने के लिए बोला है कि आप इसमें, क्योंकि ये उपलब्धि होती है, एमआईसी अपने शहर सरकार अपनी उपलब्धि बताएगी जनता के बीच में। वही मैंने आपसे कहा ना, मैंने लिखा तो उसका जवाब आ जाए। ये कोई इतना चर्चा का विषय नहीं था। नहीं, देखिए अभी चर्चा नहीं है, रवि जी ने इस मैटर को चालू किया। हाँ, इसलिए मेरे हिसाब से तो आप बजट में सब कुछ सिर्फ बजट पे चर्चा करें और साथ में चर्चा करें और बजट में जिन सदस्यों को अपने जो सुझाव रखने हों, जो आपत्ति हमने कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में नगर निगम के 2 महत्वपूर्ण विद्यालय के विकास के लिए 1 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, वो स्वागत योग्य है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रभारी सदस्य वित्त के संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूँ कि इन 2 विद्यालयों के साथ साथ नगर निगम का स्वयं का एक विद्यालय अपना बाजार के पीछे स्थित है, वे विद्यालय भी जर्जर है। उसके विकास के लिए भी बजट में मुफ्त 50 लाख रुपए प्रावधान किया जाना चाहिए, प्रावधान किया जाना उचित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस बजट में
अपने वार्ड 22 स्लाटर हाउस के विस्थापन हेतु अपना सुझाव दे रही हूँ। इस स्लाटर हाउस समैया की घनी बस्ती में स्थापित है, जिससे आसपास के निवासरत लोगों को वहां बिकने वाले मांस से दिक्कत होती है। रीवा के सबसे बड़े गणेश उत्सव में स्थित और भी विकट हो जाती है, जिसकी लिखित व मौखिक शिकायत निगम प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है। वह स्लाटर हाउस के विस्थापन के प्रस्ताव MIC व परिषद से स्वीकृत है, किंतु विस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय आयुक्त महोदया जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूँ कि उनके द्वारा प्रस्तुत 38 करोड़ घाटे के बजट को इस स्थान पर व्यवसायिक सह आवासीय उपयोग कर निगम के वित्तीय घाटे को कम किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वार्ड क्रमांक 22 में गल्ला मंडी रोड पर स्थित पुराने खाद्य विभाग की रिक्त भूमि पर व्यवसायिक सह आवासीय निर्माण कर होने वाले लाभ से निगम के वित्तीय घाटे को कम किया जा सकता है। साथ ही उक्त भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे व अतिक्रमण से भी बचाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावना के पैरा क्रमांक 7 के नर्मदा तालाब एवं खुले तालाब शामिल है, जिनकी लागत 2 करोड़ 14,40,000 सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 90% अंशदान के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही निगम श्री राजेश शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी बड़ी तालाब के आवंटीकरण का भागीरथी प्रयास किया था। 10% राशि नगर निगम का अंशदान में मैं उन्हें भी धन्यवाद किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, महापौर जी के कार्यकाल के 7 माह बीत चुके हैं, परंतु मेरे है क्या मैं आपके माध्यम से माननीय महापौर जी के याद करती हूँ, ऐसा महापौर जी से जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्या मैं भाजपा पार्टी से पार्षद हूँ इसलिए, या फिर मैं महिला पार्षद हूँ इसलिए मेरे वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस बजट में अपने वार्ड के प्रमुख कार्य जुटाने का आग्रह करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सभी मांगों को पूरा किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रमुख मांगे निम्न है। वार्ड के लगभग 8 करोड़ के सड़क नाली के एस्टीमेट तैयार करने का सभा में रखे हुए हैं, उन सभी कार्यों को इसी बजट में शामिल किया जाए। वार्ड में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 10 एकड़ का नगर पंचायत बना है, उसके रख रखाव, साफ सफाई, सिंचाई, लाइट, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्ड के शेष बचे घरों में शौचालय बनाया जाए। मेरे वार्ड के 3 स्थानों पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाए। नीम चौराहा, चूंगी नाका एवं जनता कॉलेज मोड़ के पास। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्षा काल के समय जहां बाई की बाढ़ आती है, उन स्थानों में बड़े नाले एवं नाली का निर्माण वर्षा काल के पहले कराया जाए। बाढ़ में कम से कम 20 सफाई मित्र की आवश्यकता है, बढ़ती कर सफाई मित्र की नियुक्ति करें। बाढ़ में 2 मुक्ति धाम का निर्माण कार्य कराया जाए। डोंगरावस्ती एवं कुबेर तालाब में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ में बने प्रधानमंत्री आवास के रख रखाव हेतु एवं पानी की सप्लाई करने हेतु मोटर पंप चालक एवं एक सफाई मित्र की नियुक्ति किया जाए। संजीवनी अस्पताल भवन बनाया जाए। आदर्श आंगनबाड़ी भवन बनाया जाए। निराम नगर स्नानवर्ती में बाउंड्री के साथ
अंदर सड़क नाली पानी की व्यवस्था की जाए। हैदर बस्ती में कंक्रीट सड़क नाली की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री आवास के पास एक शासकीय स्कूल बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बजट में मैंने देखा है कि जैसा कि मैंने इसमें देखा कुछ खास नहीं है। सभी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनुदान राशि पर ही ये बजट आधारित है और बजट पेश किया गया है। इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा हमारे राज्य सरकार के बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लाए हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण में एक और कदम पहल बढ़ाया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि महिलाओं के लिए इतनी बड़ी योजना लेकर आए। इसके बाद मैं इस बजट के प्रस्तावना में पैरा क्रमांक 20 में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इसमें महिलाओं के लिए पार्क के लिए बजट राशि 100 लाख दी गई है। वो अच्छी बात है, महिलाओं के लिए पार्क बनाया जाएगा। इसके बाद आपने 50 लाख रुपए मूत्रालय के लिए, यूरिनल के लिए किया गया है, प्रावधान किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूरिनल रखा जाएगा, उससे सिर्फ महिलाएं नहीं जाएंगी वहाँ पर, तो पुरुष भी जा सकते हैं। तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि जैसे हमारे रीवा शहर का बढ़ता विकास हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या है, महिलाओं के मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस बजट में पिंक टॉयलेट कम चाइल्ड केयर सेंटर का प्रावधान रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के टॉयलेट की समस्या बहुत बड़ी है। सरकार द्वारा शहरों में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जाता है, परंतु हमारे रीवा शहर में अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। और पिंक टॉयलेट में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा होती है। इस पिंक टॉयलेट में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन, साथ ही इंसुलेटर की सुविधा भी होती है। यदि किसी महिला का छोटा बच्चा है और उसको फीड कराना है, तो उसको अगर वो बाजार में जाती है बहुत समस्या होती है। तो इसमें इस पिंक टॉयलेट में फीडिंग जोन भी होता है, महिलाओं को बच्चों को फीड कराने के लिए सुविधा होती है। और महिलाओं के मूल स्वरूप की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये टॉयलेट भीड़ भाड़ जगहों में रखा जाना चाहिए, जैसे आपका बस स्टैंड हो गया, ऑटो स्टैंड हो गया, आपका मार्केट एरिया में हो गया, ऐसे एरिया में रखा जा सकता है। और इस पिंक टॉयलेट में लेडीज स्टाफ भी होना चाहिए। और कई शहरों में मैंने देखा है महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जाती है और महिला खाना के लिए स्पेशल खाना बनाया जाता है। अपने ये पिंक टॉयलेट अपने रायपुर में भी चल रहा है और लखनऊ में देखेंगे वहाँ भी चल रहा है, नोएडा में भी चल रहा है। इससे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक और सुविधा मिलेगी, जिससे मैं खुद महिला हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, मैं मार्केट जाती हूँ तो ऐसी समस्या मेरे साथ आती है। ठीक है, मैं घर आ जाती है, हमारे पास गाड़ी, हम गाड़ी में फीड करा देते हैं बच्चे को। लेकिन जब हम जो गरीब महिलाएं हैं हमारी, वो तो ऐसा नहीं कर सकती हैं, उनको सार्वजनिक जगह पे ही फीड कराना पड़ता है, वो मजबूरी में करती हैं। उनको ये समस्या यहाँ पर मतलब सार्वजनिक जगह पर फीड कराना बहुत शर्म आती है, लेकिन क्या करें। ये ऐसा रीवा शहर में अगर ये पिंक टॉयलेट अगर रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा बजट में। और मैं चाहती हूँ कि अगर पिंक टॉयलेट का आप सभी लोग समर्थन करिए कि अपने रीवा शहर में पिंक टॉयलेट संशोधन किया जाए पिंक टॉयलेट के लिए, आपके ये 20वें नंबर के पैराग्राफ में। धन्यवाद। प्रावधानों के तहत किया गया है। इसमें जो आपने ये टेक्निकलिटी इसकी बता दें, ये लक्ष्य किया है। अब पेज नंबर 1 परिशिष्ट 7 बजट 1 संक्षिप्त बजट आकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 इन्होंने उसको समराइज किया। हम सदस्यों से ये बताना चाहते, बड़ी रोचक जानकारी है।
मुख्य लेखा शीर्ष में इन्होंने नंबर 1 में दिया है राजस्व आय और नंबर 2 में दिया है राजस्व व्यय। राजस्व आय जो है वो आपकी सब मिलाकर के हो रही है आगामी वर्षों के लिए 21,896.2 लाख, मतलब लगभग 21 करोड़, लगभग 22 करोड़। जो व्यय बताया है वो आपने बोला है 17,162.6 लाख, मतलब लगभग 17 करोड़। नगर निगम की आय कम नहीं है, इसमें आपको सब मिलाकर के 6,158.9 लाख रुपए का आय हो रहा है। अब सवाल ये कि घाटे का बजट कैसे आया, कहीं कुछ ऐसा गैप है जिसको भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। महापौर जी आपके संज्ञान के लिए हम बता रहे हैं इस चीज को। अब आपने इसके बाद नंबर 3 में दिया है व्यय पर आय का अधिक आय पर व्यय का अधिक के 1 और 2। इसका आंकड़ा आपने लगाया आगामी वर्षों के लिए सब मिलाकर के 6,158.9 लाख रुपया। पूंजीगत जो प्राप्तियां थी आपकी वो हुई 36,088 लाख। पूंजीगत आय व्यय जो आपने लिखा वो लिखा आपने लगभग 36,000। इसका जो गैप है वो गैप इतना ज्यादा है कि जो आपकी आय है उससे लगभग जाकर के दोगुना हो गया, इसीलिए आपका बजट घाटे का बजट है। इसमें एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो आपने ये पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और जो चौथी तिमाही का जो आपने आंकड़ा लगाया है, तो जो आपने आय का आंकड़ा लगाया है वो लगभग 1539 करोड़ का लगाया है, तो कुल मिलाकर के जाकर 6,158 होता है। जो व्यय का आंकड़ा लगाया है तो हर तिमाही में आपने 2499 लाख लगाया है। इसका टोटल होता है 2,238 करोड़ और आप ऊपर लिख रहे हैं उसका 38 करोड़। 16 करोड़ का जो गैप है आया कहां से, इसको भी थोड़ा आप इसकी भी जांच करवाइए अध्यक्ष महोदय। आखिर 16 करोड़ जो उन्होंने बढ़ा करके लिखा है तो इनके बजट के प्रोसेस में तो आया नहीं, तो 16 करोड़ आया कहां से, क्या ये त्रुटि है, इनकी गणना में त्रुटि है, ये 16 करोड़ का इन्होंने किया, उन्होंने मेंशन नहीं किया आगे जाकर। तो इस विषय में हमारा कहना ये है कि नगर निगम की आय है, लेकिन जो आपके पूंजीगत व्यय है वो इतने ज्यादा है कि उस आय को उन्होंने इतना कम कर दिया है कि जो आपकी 61 करोड़ की आय थी वो घट करके 38 करोड़ के घाटे का बजट हो गया। ये तो हो गई इसकी टेक्निकलिटी आपके बजट की। अब आप आगे आइए, 2021 में जो बजट पेश किया गया था उसके भी आंकड़े अध्यक्ष महोदय हमारे पास है, वो लगभग 4,47,77,88,988 घाटा था, जो अभी ये बंद करके अपने पास 38 करोड़ में लगभग 20 पॉइंट में 2 नंबर पॉइंट में जो बहुमंजिला पार्किंग बनाए जाने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है, लगातार 2020 से कहीं से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक ये कार्य हुआ नहीं। तो महापौर जी का अनुरोध है कि इसको अगर अपनी प्रायोरिटी में लेकर के इसको कराने की कोशिश करें। तो ये जो शिल्पी प्लाजा और इसके आसपास का प्रकाश चौराहा, अस्पताल चौराहे की जो जाम लगता है, जो ट्रैफिक की समस्याएं रहती हैं, गाड़ी की पार्किंग की समस्या रहती है, इससे अपन निजात दिला सकते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद रीवा शहर की समय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये आपके पास शिल्पी प्लाजा के पीछे एक जगह ही है, भोपाल के न्यू मार्केट के पास उन्होंने एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। इसमें आपको आय भी हो सकती है कि ग्राउंड फ्लोर पे आप शोरूम बनाकर उनकी बिक्री कर दें और फिर उसके बाद बैक साइड पे और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से 4-5 फ्लोर तक आप ले जाकर के इसकी पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। महापौर जी आपसे और आपकी KMIC से अध्यक्ष महोदय के थ्रू हम अनुरोध करते हैं इसको जितना जल्दी कर सके। अगर 2 करोड़ में नहीं होता तो 3 करोड़ लगाइए, 4 करोड़ लगाइए, लेकिन उसको आप करिए। थोड़ा बहुत बजट की कटौती इधर उधर से हो सकती है, ये शायद हम सब लोगों की मांग है, नीड ऑफ द आवर, ये रीवा शहर की भी यही मांग है। आपसे इस बात का वोट की मंशा होगी, महापौर जी की मंशा होगी। कैशलेस पेपरलेस वर्किंग है तो नगर निगम में सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया गया, तो बहुत ही स्वागत योग्य है। और इसको अगर अपन जरूरत इसमें अपडेट करते रहें तो ये से लोगों को भी लाभ होगा। अब सवाल ये है कि पेपरलेस वर्किंग है तो ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य कराया जाना है। इससे क्या है कि लगभग पेपर का और नगर निगम में बैठने की जगह से लेकर के क्लर्क का या और भी जो उसमें अपना जो स्थापना होता है उससे निजात हमको मिल सकती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन महापौर जी हमको बड़ा अफसोस है कि आपने अपने संकल्पना में भी लिखा है और आपने एकल खिड़की और आगे जाके महापौर हेल्पलाइन का भी आपने प्रस्ताव रखा है। जब हम हर चीज को पेपरलेस कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे लोगों को जन प्रमाण पत्र भेज रहे हैं, रेवेन्यू में होता है, आप नक्शा निकाल सकते हैं, खतरा निकाल सकते हैं, आप अपडेट निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई पैसा जमा करना है तो वो भी आप फोन पे के UPI के माध्यम से कर सकते हैं।
तो महापौर जी इसकी हमारे हिसाब से तो आवश्यकता नहीं है। आपने लागू किया है, आप उसको आगे लागू करने वाले हैं, ठीक है, बट आपके संकल्प पत्र जो बजट लेकर के आए हैं इसमें दोनों में कंट्रडिक्शन है। संकल्प पत्र आपका जो है वो अलग बता रहा है, शायद वो हो सकता है कि 8 महीने 10 महीने पहले का होगा जो बजट लेकर के आए, आपने अपडेट कर लिया है। कैशलेस और ये पेपर जो आपकी वर्किंग है ये स्वागत योग्य है। अगर इसको कर लेंगे तो शायद जो है आप एकल खिड़की में और आगे जाके महापौर के हेल्पलाइन में करने वाले पॉलिटिशियन के हेल्पलाइन हमारे यहाँ चालू है। और अध्यक्ष महोदय से एक चीज और है, महापौर हेल्पलाइन के विषय में जो जानकारी मिली है, जो हम लोगों ने पेपर में देखा, इसका टेंडर हो चुका है। अब जब टेंडर हो चुका है तो फिर उसको परिषद में लाने की आवश्यकता क्या है? जब आपने एक बार टेंडर कर दिया उसका तो परिषद को उसकी मंजूरी क्यों ले रहे हैं? और अगर परिषद इतना ही मंजूरी लेना इतना ही आवश्यक था तो पहले परिषद से मंजूरी ले लेते, फिर आप टेंडर करते। परिषद में नहीं है, बजट में प्रावधान कोई बात नहीं आपको भाई बजट आखिर परिषद में आया ना, आपके पास बिना बजट की फिर आपने टेंडर कैसे कर दिया? अगर आपके पास बजट नहीं है, परिषद ने उस बजट को आपके मंजूर नहीं किया तो टेंडर आपने किया कैसे जब परिषद ने आपको अनुमति नहीं दी? और फिर दूसरी चीज ये अध्यक्ष महोदय की जब एक बार सीएम हमारी हेल्पलाइन इसमें वर्किंग में है और हर हफ्ते जिले का कलेक्टर इसका मैंने समीक्षा करता है और L1, L2, L3, L4 उन्होंने लेवल पे बनाए हुए हैं और लोग उसमें अपना जा भी रहे हैं, तो जब एक ऑलरेडी एक हेल्पलाइन हमारी चालू है तो दूसरी हेल्पलाइन की आवश्यकता क्या? क्यों उसमें व्यय करें? इस पैसे का बचत करके और कहीं महापौर की अच्छी जगह लगाएं, तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे और समर्थन भी करेंगे। इसी प्रकार से महापौर महोदय जो बजट लीक करने की बात हो रही थी अभी यहाँ पे, उसमें दिव्यांगों के लिए इन्होंने प्रावधान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जो जानकारी है ये लगभग इनकी 16 योजनाएं हैं। इसमें लगभग दिव्यांगों के लिए सभी योजनाएं कवर हो जाती। हमारा कहना यह है कि जब ऑलरेडी एक योजना चल रही है और उसमें शासन पैसा दे रही है तो नगर निगम अपना पैसा अपना व्यय क्यों इसमें योजनाओं में करे? इसी को परस्यू करें, इसी को एक्सपर्टाइज करें, उससे दिव्यांगों को लाभ दे। हम उनके लाभ देने में कोई हमारा नहीं लगा है, लेकिन चूंकि योजनाएं हमारी एक संचालित है और जब संचालित है तो इन्हीं को अपन इसको परस्यू करके और इसके पीछे लोगों को लगा करके और उनको लाभ देना है तो वो पैसा भी आपका बच जाएगा। ये 38 करोड़ का घाटा कैसे कम करेंगे इसके लिए भी हम आपको सलाह दे रहे हैं। अब ये आगे जाकर के बोलते हैं जल प्रदाय योजना, सीवरेज योजना, चुंगी क्षतिपूर्ति, जो इनका लगभग 550 करोड़ का जो बजट है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 350 से 400 करोड़ का तो केंद्र सरकार का या मध्य प्रदेश शासन का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये हमारा बजट है कैसे? उनके द्वारा दिए गए पैसे को हम समायोजित करके और हम उसको खर्च कर रहे हैं। नगर निगम की आय जो होती थी लगभग 61 करोड़, वो तो आपने पता नहीं क्या किया कि 38 करोड़ के घाटे में चले गए। मतलब आज की तारीख में हम अगर देखें तो जो पूंजीगत आपका जो लाभ या हानि है वो लगभग आप 100 करोड़ पीछे हैं। जब आप 100 करोड़ पीछे हैं और आप नया बजट लेकर के आ रहे हैं तो पूरा बजट ही तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के दिए गए पैसे से, हम तो अपना जो हमारी आय उसको तो हम संभाल ही नहीं पा रहे। अगर वो 61 करोड़ आप बचा देंगे तो बहुत सारी जन उपयोगी कार्यक्रमों को आप लागू कर सकते हो, लोगों को लाभ दे सकते हैं। इसके बाद शिक्षा उपकर आपने बढ़ाया, वो लगभग 400 गुना 500 गुना था। आपने कहा कि साहब ये मध्य प्रदेश सरकार का पैसा है, ये मध्य प्रदेश की सरकार में जाता है। हमारा कहना यह है कि उसका कोई अंशदान तो नगर निगम में आता होगा। आपने विद्यालयों को 1 करोड़ दिया, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। आप 1 करोड़ से अगर ज्यादा लगे तो आप वो भी दीजिए, हम लोग उसका भी समर्थन करेंगे। लेकिन आपके नगर निगम का जो बच्चा है, जो बालक है, अबोध, जो आपका स्कूल है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। अरे कुछ पैसा उसको भी दीजिए, उसका भी उन्नयन करिए और उन्नयन करने के बाद बच्चों को ही प्रेरित करिए कि लोग बजाय प्राइवेट स्कूल में जाने के सरकारी स्कूल में जाकर पढ़े। ये एक उपलब्धि आप अपने पक्ष में जोड़ सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप करेंगे भी, क्योंकि इस चीज के लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाए और शायद निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो मुझे मेरा आपसे अनुरोध है कि नगर निगम का भी एक स्कूल चल रहा है और उसमें हम लोग कई बार वहाँ गए कुछ कार्यक्रमों में, वहाँ भी उन लोगों की डिमांड है, उस डिमांड को भी आप पूरा करें और एक कोई ऐसा उसमें प्रावधान करें बजट में ताकि उसका भी उन्नयन हो सके। उनके शिक्षकों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। अगर 8th क्लास तक है तो उसको 11th तक करें या 12th तक करें। महापौर जी अगर इसके लिए भी अगर आप आश्वासन देंगे तो हम लोग आपके आभारी रहेंगे। ये नगर निगम अचानक कुत्तों के लिए ऐसा चिंतित कैसे हो गया कि उसके लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है? अरे आप जानवरों के लिए बोल देते थे, भले चाहे कुत्तों के लिए करते या और किसी के लिए करते। तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है
कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो सुअर को पाल करके और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं, वो एकमात्र उनका आय का साधन है। उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है कि वो सुअर उनके किसी बीमारी से मर रहे हैं, सुअर पालने का उनके पास कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार की उनके पास तकनीकी नहीं है कि उसको पाल करके और अपने आय का साधन बढ़ाएं। ये कुत्तों की इतनी बड़ी समस्या महापौर नगर निगम में कहाँ से आ रही है? हमको तो एक भी समझ में नहीं क्या इतने कंप्लेंट्स आए क्या है। उसके लिए भी आपने एक आय निर्धारित करनी है। पूरे विंध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि देश के बहुत सारे हिस्सों में बेसहारा गायों की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या किसानों के लिए इतनी बड़ी और इतनी जटिल समस्या है कि वो बेचारे न तो खेती कर पा रहे हैं और अगर जो खेती उनकी हो रही तो न उसको बचा पा रहे हैं। तो अगर बेसहारा गायों के विषय में भी हमारी परिषद और महापौर जी की जो काउंसिल है उस पर कुछ ध्यान दे और 2-4-5 करोड़ अगर चलेगा उसका अगर कोई प्रावधान करे कि बेसहारा गायों को हम कैसे उनको सहारा दे सके और उनको सहारा देने के बाद उनको हम पाल सके, तो ये भी महापौर जी से एक हमारी मांग है कि इसको पूरा कर सके। ये कुत्तों का विषय तो कहाँ से आ गया, हमें तो समझ में नहीं आया कि कितने कुत्ते बढ़ गए और किस तरीके से। और एक चीज और है, कहीं ये एनुअल क्वालिटी के उसमें तो नहीं आ जाएगा कि पता चला कल कोई आदमी नगर निगम को कोई कर्मचारी बंधियाकरण कर दे और फिर वो रिपोर्ट हो जाए और वो जेल चला जाए। तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट मेथड तो हमारे हिसाब से ये है कि अगर इसको वेटनरी अस्पताल के मार्फत अगर अपन कराएं तो शायद वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर भी मिलेंगे और वो एक तकनीकी रूप से मेडिकल जो इनका होता है प्रोसेस होता है उसके तरह से बंधियाकरण कर सकते हैं। लेकिन बेसहारा गायों की तरफ तो ध्यान दिया जाए। हम लोग भी थोड़ा धार्मिक लोग हैं, बेसहारा गायों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। पिछले 3-4 सालों से लगातार ये मांग की जा रही है कि नगर का एक प्रवेश द्वार हो जो भव्य हो, इसी तरीके से वार्ड का भी एक प्रवेश द्वार हो जो भव्य हो, जिसमें कि पार्षद पंच का लिए गया यहाँ का सारा वार्ड शुरू होता है और रीवा के नगर के लोग ये कह सके कि रीवा का नगर का द्वार है, गेटवे ऑफ रीवा है, उसका इस बजट में कोई प्रावधान नहीं। तो अगर ये इस तरीके का भी कोई प्रावधान किया जाए तो हमारे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर होगा। आपने मूर्तियों के लिए बोला है कि मूर्तियों का को लगाया जाए, 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है या प्रक्रिया द्वारा जारी है। अध्यक्ष महोदय, 3 महापुरुषों की मूर्ति लगाई जाएगी, कौन महापुरुष है और कौन महापुरुष नहीं है ये कौन तय करेगा? और सवाल ये कि रीवा में पहले से ही बहुत सारे महापुरुषों की मूर्ति लगाई गई, तो उनके रख रखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए भी क्या कुछ इस बजट में विचार किया गया है? किसी मूर्ति लगा करके छोड़ देने वाली बात है। उसमें बहुत सारे महापुरुष भी हैं, आपकी पार्टी के भी नेता हैं, हमारी पार्टी के भी नेता हैं, सभी लोग हैं। तो अगर इस 1 करोड़ में 1 करोड़ से अलग उन मूर्तियों के संरक्षण, संवर्धन और सुंदरता के लिए अगर कोई प्रावधान, कोई प्रावधान कर दिया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और ये महापुरुष है कौन, ये कौन तय करेगा? ये बहुत विवाद का विषय है। तो इसके लिए ये कोई रूपरेखा, कोई कमेटी कलेक्टर के अंदर में या और किसी उसमें कैसे बनाएंगे या महापौर जी जो भी निर्णय लगे अध्यक्ष महोदय, आपको पहले ये तो तय कर लें कि महापुरुष है कौन। पता चला एक हमारे लिए महापुरुष है, लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं साहब ये तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया, वो बोलेंगे साहब ये हमारे महापुरुष हम कहेंगे नहीं इन्होंने तो ये गड़बड़ कर दिया। आजकल क्या है, 200 साल पुरानी बातें और घटनाओं को लेकर के पीछे ले जाते हैं। किसी आदमी को 50 साल पहले तक महापुरुष था, 15 साल में पता नहीं उसको क्या करके बोल दिया कि वो बिल्कुल एकदम गड़बड़ आदमी, निकृष्ट, खराब। तो इसका भी कैसे अपन इस चीज का भी कैसे इसका निराकरण करेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए भी अगर प्रावधान करें तो महापौर जी तो हम लोग आपके आभारी हैं। जो बातचीत से जो पता चला है तो महापौर जी आपके संज्ञान में ला रहे हैं, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा महापौर जी पार्षदों के लिए भी कुछ नीति का निर्धारण करेंगे ताकि वो बेचारे इतना परेशान रहते हैं जनता के काम से और जनता उनको चुनती है और फिर पता चला कि जो काम नहीं होता तो जनता उनसे नाराज है। तो हम अपने सभी पार्षदों की तरफ से पार्षद निधि के लिए आपसे 25 लाख रुपए हर साल प्रदान होगा, हमारा पक्ष भी। दूसरा जो मांग है वो ये है कि बिजली के खंभों की बड़ी समस्या है। हर वार्ड में लोग परेशान है कि वो खंभा कहीं बीच में आ जाता है, कहीं किसी पर चलाई जा रही है, किसी को एक खंभा ज्यादा चाहिए, किसी के यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है। एस्टीमेट बनवाने जाओ तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का एस्टीमेट बनाते हैं। तो महापौर जी अध्यक्ष महोदय के द्वारा आपसे ये भी हम लोग मांग करते हैं कि 15 विद्युत पोल का प्रावधान अगर आप हर पार्षद को दे दें उसके संज्ञान में, तो अपने हिसाब से हर साल लोगों को मिला करके आपको पक्ष हो या हमारा पक्ष, हमको रीवा नगर की नगर निगम की जनता को लाभ देना। अब वो आपके माध्यम से मिले या कहीं और
नगर निगम के जो स्कूल चल रहा है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, लास्ट में हम फिर संकल्प पत्र में आते हैं। महापौर जी कोई व्यक्तिगत नहीं है, देखिए ये पूरा दिस इज प्योर पॉलिटिकल। इसमें अब महापौर जी की जितनी घोषणाएं हैं उसमें 80% तो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का पैसा लगा हुआ है, तो पूरी होगी तो उनका पैसा लगा हुआ है। महापौर जी की जो अपनी खुद की जो अभी आप कितना समय आओगे तो मुश्किल से दो, इसलिए मेरे हिसाब से महापौर जी की जो घोषणाएं थी उनमें 3-4 मुद्दों की घोषणाएं थी। एक होता संपत्ति कर में छूट, ये बताया गया था पिछली बार महापौर जी ने जो जवाब दिया था कि वो हमारे MIC के थ्रू हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, हमने पत्र भी लिखा है। अब उसका हुआ क्या, क्या छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, जनता को राहत मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगी तो भाई क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलना था तो फिर आपके घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र जो आपने बोला है इसमें उल्लेख क्यों है? और इसमें इतनी सारी आपने छूटों का उल्लेख किया है कि अगर हम पढ़ने लगे तो फिर अध्यक्ष महोदय बहुत समय लग जाएगा। जल कर में 50%, संपत्ति कर में 25%। तो महापौर जी ने बोला था तो उसका भी थोड़ा अगर संज्ञान ले लें कि वो कहाँ तक मामला अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये आप छूट दे रहे हैं तो आपने अपने बजट में लगभग हर बिंदु में उल्लेख किया है कि आप कहीं 10% बढ़ा रहे हैं, कहीं 20% बढ़ा रहे हैं, या 81% बढ़ा रहे हैं, तो जो है और इधर आप छूट दे रहे हैं तो ये भी प्रासंगिक नहीं लग रहा है। अध्यक्ष महोदय आपने हमको बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे कई साथी पार्षद हमारी बहनें उनको अभी उनका रोजा है, उनको नमाज पढ़ने जाना है, तो उसको देखते हुए वो उनको जाना है तो उसकी ढाई की जाती है। बाकी नीचे भोजन की व्यवस्था है, जो लोग भोजन कर जिनको पढ़ना हो वहाँ भोजन कर लें। और हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनका भोजन का कैसा क्या व्यवस्था है पैक पास कर लेते हैं। अगर पैक करवाना है कि आप कॉमन की नंबर में हैं किसी भी होटल में आ जाए, अगर आपको भोजन वहाँ हमारी बात करना है और 2:30 बजे तक के लिए मैं इस तरह के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी बड़ी बात की कि 1 घंटे का जो ब्रेक दिया है 1.5 घंटे का, उसमें हमारे मुस्लिम भाई बहने लोग वो जाके अपना हमारे हिसाब से उनको निकालना चाहिए, उनका रोजा रखाई। मैं आप लोगों से नहीं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपनी धन्यवाद देता हूँ। सोचा तो इतिहास